हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे सुन सकते हैं? अब आवाज आ रही है अब आप लोगों को? कैन यू पीपल हेयर मी? कैन यू पीपल हेयर मी? आप मुझे सुन सकते हैं? इधर आ रही है उनको? आ रही है आपको आवाज? सब लोग मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में कि आपको आवाज आ रही है अब मेरी। ओके, सब लोग मैसेज करके बताएं। टुडेज माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हम लोग नर्सिंग रिसर्च में जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले कहते हैं आंसर द क्वेश्चन व्हाट इफ। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट से मुराद क्या? एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आ जाता है कि समथिंग वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू। वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू एक्सपेरिमेंट, नया तजर्बा, कोई नई चीज, कोई नई इन्वेंशन। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा हो तो ऐसा क्या होता है, अगर ऐसा हो तो ऐसा क्या होता है। ठीक है, इफ एंड बट के जो आंसर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगर ऐसा होता है लेकिन ऐसा होता है, अगर ये हो लेकिन ये होना चाहिए। ठीक है, तो इफ एंड बट के जो आंसर्स होते हैं वो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर फॉलो करते हैं। कहता है द रिसर्चर मैनिपुलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, टीचिंग मेथड, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एंड मेजर्स डिपेंडेंट वेरिएबल, for example anxiety level, English comprehension, satisfaction, in order to establish cause and effect relationship between them। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में याद रखें कि हमेशा चीजें जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होती हैं। ठीक है, रिसर्चर के हाथ में होती हैं। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, मैंने आपको शायद स्टार्ट में भी समझाया था कि जो रिसर्च होती है उसमें मेनली टू वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होती हैं? कोई भी थिंग, पर्सन, प्लेस, ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसको कि हमने मेजर करना होता है, क्वांटिफाई करना होता है, जिसकी वैल्यूज को हमने निकालना होता है या जिसको हमने स्टडी करना होता है, वो वेरिएबल हो सकता है। वो कोई भी डिजीज हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जो कि वेरी कर रहा होता है। तो इसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है कि जो आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर आप चेंज लेके आते हैं और चेंज आता है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। चेंज आप उसको मेजर कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी अगर अच्छी कर लूं तो मुझे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। सही है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन अच्छी कर दूं तो स्टूडेंट्स की भी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं उनके साथ पोलाइट बोल रही हूँ तो उनका एंजाइटी लेवल भी कम हो जाएगा। सो मेरा अच्छा बोलना, मेरा आप लोगों के साथ टीचिंग स्ट्रेटेजीज अच्छे यूज करना, ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि मेरे हाथ में है। अगर इफ आई एम अ रिसर्चर तो ये चीजें मेरे हाथ में है, मैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, और इसके रिजल्ट्स मुझे शो होंगे मेरी क्लास पे। ठीक है, क्या मेरे बच्चों का एंजाइटी लेवल कम हुआ, क्या मेरे बच्चों की कम्युनिकेशन पावर बेहतर हुई, क्या मेरे बच्चों की इंग्लिश सॉरी टीचिंग मेथोडोलॉजीज मेरी बेहतर करने से उनके अंदर कोई चेंज आया, उनके नॉलेज के अंदर। ठीक है, तो ये जो चेंज आपने मेजर करना है ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हम क्या कर रहे होते हैं, ये सब हम क्यों कर रहे होते हैं? ये सब हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मैं चेंज लेके आती हूँ जो कि कॉज होती है, और उस कॉज यानी उस वजह का जो असर है वो मैं किसी दूसरे वेरिएबल में जब स्टडी करती हूँ तो वो उसका इफेक्ट होता है। तो in order to check cause and effect relationship we will study dependent and independent variable in experimental research। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी बेटा, डिपेंडेंट सिद्रा, डिपेंडेंट ऐसा होता है, नाम से ही जाहिर है। मिसाल के तौर पे आप छोटे होते डिपेंडेंट रही हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, फॉर फूडिंग, फॉर लॉजिंग, ठीक है, फॉर हैबिटेट। सही है, तो आपके पेरेंट्स ने आपको खाना भी प्रोवाइड किया आपको ग्रोन अप करने के लिए। ठीक है, आपको एजुकेशन भी दी है आपकी एकेडमिक्स को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो अब उन्होंने आपको बेहतर करने के लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, वो इंडिपेंडेंट है और आप डिपेंडेंट है। ठीक है, अब वो वजह बने हैं और असर आप में आया है। अगर वो वजह ना बनते तो आप में ये असर ना आता, आप इंडिपेंडेंट ना हो पाती। ठीक है, छोटे होते आप इस लेवल पे आके इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट हो गई है ना, सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, सही है, दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कंट्रोल्ड और सेट बाय रिसर्चर। मेरे हाथ में है कि मैं कितना अच्छा आपको पढ़ा सकती हूँ, मेरे हाथ में है कि मैं, मेरी आपसे जो बोल चाल है, जो गुफ्तगू है, वो कितनी ज्यादा मशहूर कुन हो सकती है, अच्छी हो सकती है, ठीक है। मेरे हाथ में है कि मैं कितने अच्छे तरीके से आपको नॉलेज दे सकती हूँ। अब आपके हाथ में है कि आप एब्जॉर्ब किस तरह करते हो, किस लेवल पे जाके करते हो, कितना अच्छा करते हो। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड बाय रिसर्चर एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंट्रोल्ड और सेट बाय रिसर्चर, ठीक है। उसके बाद कहता है एन एक्सपेरिमेंट इज ए प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ कंडीशंस व्हिच परमिट मेजरमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। और एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आगे आ जाता है आपके पास थ्रेट्स टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब किन किन चीजों से उसको नुकसान पहुंच सकता है। एक होती है इंटरनल वैलिडिटी और एक होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, इंटरनल कहते हैं अंदरूनी, एक्सटर्नल कहते हैं बैरूनी। वैलिडिटी कहते हैं कोई चीज कितनी वैलिड है, ठीक है, कोई चीज कितनी बेहतर है, वैलिड पॉइंट रखती है। इंटरनल वैलिडिटी आस्क्स द क्वेश्चन, ठीक है, आर द मेजरमेंट्स आई मेक ऑन माई डिपेंडेंट दैट्स वाई वेरिएबल आई मेजर वेरिएबल influenced only by the treatment or are there other influences which change it, ठीक है। and external validity to how much the results are generalized to target population। अगर तो मैंने एक दवाई बनानी है नई, ठीक है, और मैं उसका फॉर्मूला जनरेट कर रही हूँ, सही है, और उस फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए मैं उस इंटरनल लेबोरेटरी की सेटिंग के अंदर, उस दवाई के अंदर, उसके इंग्रेडिएंट्स में किसी भी किस्म का कोई चेंज लेके आती हूँ, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। ये इंटरनल वैलिडिटी है, वो जो चेंज आया है वो इंटरनल हद तक वैलिड है, ठीक है। अब इस चेंज के आने से, जो मैं चेंज दवाई के अंदर लेके आई हूँ, अब जाहिर है कि इस दवाई को पॉपुलेशन ने यूज करना है, तो इसको जब पॉपुलेशन यूज करेगी तो पॉपुलेशन में जब ये चीज जर्नलाइज हो जाएगी, जर्नलाइज मीन्स कि ऑल ओवर यूज टू, व्हेन वी मेक इट पॉसिबल फॉर द यूज ऑफ ऑल ओवर द पॉपुलेशन, सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल वैलिडिटी। यानी जब रिजल्ट्स इंटरनल सेटिंग से निकल कर एक्सटर्नल सेटिंग के अंदर जर्नलाइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मेरी पॉपुलेशन या मेरी कम्युनिटी ये दवाई यूज करना शुरू हो जाएगी, तो मैं कहूंगी कि दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी में हिस्ट्री आ जाती है, मैचुरेशन आ जाती है, टेस्टिंग आ जाती है, इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाता है, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन आ जाता है, डिफरेंशियल सिलेक्शन आ जाती है, एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी आ जाती है, एंड सिलेक्शन मैचुरेशन इंटरेक्शन, जॉन हेनरी इफेक्ट एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट डिफ्यूजन, ठीक है। ये इंटरनल वैलिडिटी के वो पॉइंट्स हैं जो कि इसके अंदर फॉल करते हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। हिस्ट्री कैसे करती है, हिस्ट्री रेफर्स टू द इवेंट्स अदर देन द ट्रीटमेंट that occurs during the course of an experiment which may influence the post-treatment measure of the treatment effects. If the explosion of the nuclear reactor in Chernobyl, Ukraine has occurred in the middle of the 6 month treatment to help people reduce their anxiety of the nuclear power, must occur during the experiment controlled by control group। अच्छा, हिस्ट्री में ये है कि तजर्बे के दौरान कुछ इस किस्म के खास किस्म के इवेंट्स अकर होते हैं। अगर तो इन इवेंट्स का जो कोर्स है, यानी कि उनका जो पैटर्न है, अगर तो वो असरअंदाज होता है इवेंट के होने के बाद के जो हालात हैं उनके ऊपर, तो हम कहेंगे कि हिस्ट्री इंटरनल वैलिडिटी का पार्ट है। यानी कि जब वो तजर्बा किया जा रहा था तो उसके अंदर पेश आने वाले जोन जोन से तारीख से रिलेटेड अवामल हैं, वो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। जैसे उसने एक न्यूक्लियर बॉम्ब की बात की है यूक्रेन के अंदर जो कि हुआ, तो उसने कहा कि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो 6 मंथ के बाद भी जो लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया, तो एंजाइटी के जो साइन सिम्टम थे वो स्टिल पेशेंट्स के ऊपर थे, ठीक है, क्योंकि लोगों को दिल में खौफ बैठा हुआ था उस एक्सप्लोयर का। आगे आ जाता है मैचुरेशन, सब्जेक्ट्स चेंज ओवर द कोर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट।
अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि चेंज करते रहते हैं ओवर द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट चेंज होता है। दीज चेंजेस कैन बी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। Perspective can change. The natural process of the human growth can result in changes in the post-test score quite apart from the treatment. Question है जैसे कि how would a control group control the source of internal validity? मिसाल के तौर पे कि अगर आपको एक पेशेंट है, ठीक है, जब हमने तजर्बा शुरू किया तो पेशेंट की उम्र थी 10 साल, लेकिन जब हमने तजर्बा खत्म किया तो उसकी हो गई 11 साल। तो 1 साल की मेच्योरिटी आ गई उसके अंदर, ठीक है। तो उस 1 साल की मेच्योरिटी जो होगी वो विद इन द लैब होगी ना, उस कंट्रोल सेटिंग के अंदर होगी। सो ये उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी, उस तजर्बे के ऊपर ऑब्वियसली करेगी। तो मैचुरेशन। आगे आ जाता है टेस्टिंग। अ कॉमन रिसर्च डिजाइन इज टू गिव ए ग्रुप अ प्री टेस्ट, ठीक है, a treatment and then post test. If the same test is used both times, the group may show an improvement simply because of their experience with the test. This is especially true when the treatment period is short and the tests are given within the short time. टेस्टिंग में याद रखें कि जब भी हम कोई तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, तो टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है तजर्बा करने से पहले और एक होती है तजर्बा करने के बाद, ठीक है। तो प्री टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? प्री टेस्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं, पॉपुलेशन को हम एक सेट स्टैंडर्ड पे बनी हुई ट्रीटमेंट दे देते हैं, ठीक है। वो आइदर वो ह्यूमन पॉपुलेशन भी हो सकती है, आइदर वो किसी भी एनिमल की पॉपुलेशन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे माइस पॉपुलेशन हो सकती है, रैट्स की पॉपुलेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये होता है तजर्बा करने से पहले के जो मामला, उसको प्री टेस्ट बोलते हैं। फिर जब वो एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर बाद में हम उसको ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर लॉन्च करवाते हैं, उस दवाई को, उस नई बनी हुई चीज को। इसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट।
हाँ जी, अब वॉइस क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट जो थी हमारी स्लाइड, वो बीच में जो था आपका कंटेंट स्लाइड जो थी वो डेल नहीं हुई थी, स्लाइड एम्प्टी थी। इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके बाद। नेक्स्ट आपका जो इसके अंदर पॉइंट है, कहता है इफ यू यूज डिफरेंट टेस्ट फॉर प्री एंड पोस्ट मेजरमेंट। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे हम लोग टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट जब होता है एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो एक प्री टेस्ट होता है और एक पोस्ट टेस्ट होता है। प्री टेस्ट ये होता है कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वो हम लोग ह्यूमंस पे नहीं करते, ह्यूमन पॉपुलेशन पे नहीं करते, वो हम एनिमल्स पे कर सकते हैं, माइसिस पे कर सकते हैं, रैट्स पे कर सकते हैं, हॉर्सेस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब भी आपने किसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर कोई नई चीज लॉन्च करवानी होती है, तो उस लॉन्चिंग के दौरान आप क्या करते हो कि आप पहले अपना प्री तजर्बा करते हो, आप पहले प्री टेस्ट करते हो, क्योंकि डायरेक्टली कभी भी आप ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये चीज खतरे का बाइस होती है, ठीक है। उसके बाद जब वो दवाई अप्रूव हो जाती है, तो फिर बाद में हम उसका पोस्ट टेस्ट करते हैं, और पोस्ट टेस्ट भी हम ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कहता है इफ यू यूज डिफरेंट टेस्ट फॉर प्री एंड पोस्ट मेजरमेंट्स, मिसाल के तौर पे हम डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं प्री और पोस्ट मेजरमेंट के लिए, देन द चेंजेस इन प्री एंड पोस्ट स्कोर मे बी ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट रादर देन द ट्रीटमेंट। इसी तरह से वो कहता है कि आपके जो स्कोर्स हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं प्री और पोस्ट टेस्ट के, ऑब्वियसली प्री के और होंगे, पोस्ट के और होंगे। तो बेस्ट रेमेडी जो है इज टू यूज द रेंडमाइजेशन एंड द पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। मिसाल के तौर पे वो कहता है एक तो ये कि रेंडमाइजेशन करें, आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स को हरगिज सिलेक्ट ना करें। मिसाल के तौर पे क्लास में अगर मेरी मर्जी है कि मैं चंद एक स्टूडेंट जो कि रिसर्च में अच्छे हैं, मैं सिर्फ उनको ही ऑप्ट करती हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग के लिए या प्री एंड पोस्ट मेजरमेंट्स के लिए, तो ये मेरी बाइसनेस हो जाएगी, मैं पर्सनली बाइस हो गई हूँ स्टूडेंट्स के लिए। आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कभी भी बाइसनेस नहीं शो करनी होती है। फर्स्ट थिंग, रैंडमाइजेशन यूज करें आप। रैंडमाइजेशन क्या है कि इक्वल चांस ऑफ अकरिंग ऑफ एवरी नंबर और एवरी पर्सन और एवरी प्लेस और एवरीथिंग, ठीक है, सही है। दिस इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन। मिसाल के तौर पे कहते हैं ना, मैं ये काम रैंडमली कर रहा हूँ, यानी कि कोई भी पहले आ सकता है। रैंडमली क्या होता है कि पर्चियां अक्सर आप खेलते होंगे डाल के हाथ में, कि देखते हैं कि किसकी बारी पहले आती है, कौन टॉस जीतता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन। मिसाल के तौर पे ऐसा तो नहीं होता कि मैं कहूँ कि नहीं, मैं अपनी पसंद का बंदा सिलेक्ट कर लूँ टॉस में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर आपने बाइसनेस नहीं शो करनी, बल्कि आपने क्या करना है, आपने रैंडमाइजेशन करनी है प्री एंड पोस्ट टेस्ट इसके लिए भी, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कहता है कि पोस्ट मेजरमेंट्स जिस तरह से इंपॉर्टेंट होती हैं, इसी तरह से पोस्ट टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पोस्ट टेस्ट ही
लगा नहीं है। आगे पीछे कहाँ से जाना है? अभी नेक्स्ट ऑप्शन नहीं तो मुझे चलो पहले पिछला करें, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन से पहले। हाँ जी क्लास, सॉरी फॉर इंटरप्शन, नेट का थोड़ा सा इश्यू हो गया था। इंस्ट्रूमेंटेशन की काफी बात हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के लिए पहले जिस तरह से हम लोग लॉन्च करवाते हैं एक्सपेरिमेंट को पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं करवाते, पहले एनिमल पॉपुलेशन में करवाते हैं, माइस या रैट्स के अंदर। इसी तरह से इसकी जो वैलिडिटी, मेजरमेंट्स वैलिडिटी है, इसी तरह से प्री टेस्ट से ज्यादा पोस्ट टेस्ट की है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से कर रहे हो। नेक्स्ट कर दीजिए मिस महा। ओके, नेक्स्ट इज है आपका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। Statistical regression. Statistical regression refers to the tendency of the extreme scores, whether low or high, to move towards the average on a second testing. Subjects who score very high or very low on one test will probably score less high or low when they take the test again. That is, they regress towards the mean. Don't study ग्रुप फॉर्म फ्रॉम एक्सट्रीम स्कोर, स्टडी द फुल रेंज ऑफ द स्कोर्स। ओके, इसके अंदर वो ये कह रहा है स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन जो है ना, वो बेसिकली आपका एक स्टैटिस्टिकल टूल है। और इस स्टैटिस्टिकल टूल के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हो कि आप लोग उन सारे के सारे वेरिएबल्स को मेजर करते हो, जिनके अकॉर्डिंग जो है वो आपका, आपने जो भी फ्रीक्वेंसी जिस भी एक्सपेरिमेंट की आपने मेजर करनी होती है, या जो भी आपने ट्रीटमेंट स्कोर लेना होता है, आप उससे इन चीजों को मेजर करते हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप याद रखें कि या तो बहुत लो नंबर की तरफ हम लोग मूव करते हैं, या बहुत हाई नंबर की तरफ मूव करते हैं। और हम मूव करते हैं फ्रॉम एवरेज, एवरेज से हम लो और हाई की तरफ मूव करते हैं। यानी कि दो ही हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, या तो लो नंबर होता है या वेरी हाई नंबर होता है। और हमारी जो मूवमेंट होती है वो मीन पॉइंट से होती है, मीडियन पॉइंट यानी एवरेज पॉइंट से होती है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट कीजिएगा। ओके, आगे आगे आपके पास डिफरेंशियल सिलेक्शन। सिलेक्शन नाम से ही जाहिर हो रहा है कि व्हेन वी सिलेक्ट एनीथिंग। और डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मींस कि जब दो चीजों का आप लोगों के पास कंपैरिजन मौजूद हो, डिफरेंस मौजूद हो। ठीक है, तो कहता है इफ वी सिलेक्ट ग्रुप फॉर ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल डिफरेंटली, then the result may be due to difference between groups before treatment. Randomization solve this problem, may be statistically equating groups. Okay, अब ये है कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि क्लास में 3 बच्चे हैं जो कि रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और मैं उनको सिलेक्ट कर लेती हूँ अपनी रिसर्च के काम के लिए, और बाकी के 3 बच्चों को मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छे नहीं है, या वो इतना टेक पार्ट नहीं करते, इस वजह से मैं उनको ऑप्ट कर नहीं करती रिसर्च के काम के लिए। ऐसा हरगिज नहीं है। वो कहता है कि यूज द टेक्निक डिफरेंशियल सिलेक्शन। और डिफरेंशियल सिलेक्शन की जो बुनियाद है वो रैंडमाइजेशन की बेस पे है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपने किसी भी ग्रुप को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर होता है, एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है और दूसरा आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। ट्रीटमेंट ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको आपने ट्रीटमेंट देनी होती है, और कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो आपके कंट्रोल में होता है, जिसको आपने या तो प्लेसिबो देनी होती है, या फिर जो भी कन्वेंशनल डिजीज के अगेंस्ट वो मेडिसिन ले रहा है वो आप उसको देते जाना है, न्यू ट्रीटमेंट नहीं आपने उसको देनी होती। ठीक है, तो इन सारी चीजों के पेश नजर आप लोग क्या करते हो कि इन दो ग्रुप्स को आप ट्रीटमेंट और कंट्रोल में कन्वर्ट कर देते हो डिफरेंटली, लेकिन इनके अंदर जो आपने पार्टिसिपेंट्स की सिलेक्शन करनी है, वो पार्टिसिपेंट्स की सिलेक्शन जो है वो रैंडमाइजेशन की बेस पे होगी। आप उनको रैंडमली एलोकेट करोगे, आप उनको एकदम से एलोकेशन की तरफ नहीं लेके जाओगे कि 3 मर्जी से आपने अपने उठा लिए, इधर से 4 अपनी मर्जी से उठा लिए। नो, सो डिफरेंशियल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट for the point of view of the data collection, और we can say कि जब आपने participants को opt करना है, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं आप लोगों ने करने होते। सो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर रैंडमाइजेशन हर स्टेज के ऊपर चाहिए होती है। विदाउट रैंडमाइजेशन आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आपके सिलेक्शन बाइस आ जाते हैं, आपके पर्सनल बाइसेस आ जाते हैं, आपके ऑप्शनल बाइसेस आ जाते हैं। आपने बाइस को दूर करने के लिए ब्लाइंडिंग और मास्किंग की टेक्निक यूज करनी होती है। ब्लाइंडिंग और मास्किंग, सॉरी टू से मैं बीच में आप लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बना देती हूँ कि वो ये होती है कि आपको खुद भी नहीं पता होता
कि आप किस पर्सन को चूज करने जा रहे हो, ठीक है। मतलब कि अगर तो दो लोग किसी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, एक रिसर्चर, एक पार्टिसिपेंट्स और तीसरा इन्वेस्टिगेटर, तो ब्लाइंडिंग या मास्किंग ये है कि उन तीनों को नहीं पता होता कि कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा जो पर्सन है या पार्टिसिपेंट है वो ट्रीटमेंट ग्रुप में गया है और कौन सा पार्टिसिपेंट है वो कंट्रोल ग्रुप के अंदर गया है। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंडिंग और मास्किंग। और याद रखें कि हमेशा जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं वो इसी बेस के ऊपर होती हैं। अगर आप अपनी मर्जी के बंदे चूज करके उनको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें कि नहीं ये बंदा ज्यादा एक्यूरेट है ट्रीटमेंट के लिए और ये ट्रीटमेंट के लिए एक्यूरेट नहीं है, तो फिर तो आपके रिजल्ट्स की फाइंडिंग ही बड़ी बेफजूल होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी सिलेक्शन बाइस आ जाएगी, आप लोग बाइस्ड हो जाते हो। बाइस्ड कहते हैं तासुब का शिकार, और सिलेक्शन बाइस की आप चूज करने में आपने जो है वो बाइसनेस शो कर दिया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बाइसनेस शो नहीं करनी है, आपको डिफरेंशियल सिलेक्शन की जरूरत हो रहती है एवरी टाइम, एंड विच इज बेस्ड ऑन रैंडमाइजेशन। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कर दें मिस महा। हो गया, ओके। आगे आ जाता है आपके पास एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी। एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी आप क्या मीनिंग लेते हैं? मॉर्टेलिटी आप लोग मॉर्टेलिटी से मुराद यही है ना कि नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स की आप बात करते हैं। इसी तरह से अगर आप देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट या रिसर्च जो होती है उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी होती है। अब इसको देखते हैं डिटेल में कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी आल्सो कॉल्ड एट्रिशन refers to the loss of subject from the experiment. If there is a systematic bias in the subject who drop out, then protest score will be biased. For example, if the subject drop out because they are aware that they are not improving as they should, then the post-test scores of all those who complete the treatment will be positively biased. Your results will appear more favorable than they really are. How does use a control group solve the problem of attrition? ओके, मोर्टेलिटी कहते हैं आप लोग डेथ रेट को, ठीक है। एक होती है मॉर्बिडिटी और एक होती है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ रेट को और मॉर्बिडिटी कहते हैं डिजीज रेट को, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी के अंदर। अब एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी ये है कि कब एक तजर्बा, उर्फे आम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मर जाता है या उसका मकसद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया एट्रिशन, ठीक है। एट्रिशन हमेशा आरसीटीज के अंदर होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस के अंदर होती है। एट्रिशन ये होता है कि जितने नंबर आपने पार्टिसिपेंट्स चूज किए हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देके समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे आपने 50 पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं। अब 50 में से कितने ऐसे बंदे हैं जो डायबिटिक क्लिनिक के अंदर आपके पास आए हैं और आप उनको एक नई डायबिटिक ड्रग इंड्यूस करवा रहे हो और उसका आप रिजल्ट देखना चाह रहे हो प्री टेस्ट के अंदर। अब होता क्या है कि लोग, आप उनको पहली दफा पहले हफ्ते बुलाते हो, दूसरे हफ्ते बुलाते हो, तीसरे हफ्ते बुलाते हो, वो क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उनको लगता है राम तो आ नहीं रहा, ठीक है, रोज हमें डॉक्टर बुला लेता है। पहले हफ्ते भी बुला लिया, दूसरे भी बुला लिया, तीसरे भी बुला लिया, अब अपना दवाइयों का तजर्बा ही करी जा रहा है वो, ठीक है। नई ड्रग, मतलब कि वो कोई तजर्बा कर रहा है, तजर्बे में उसने हमें एज अ पार्ट सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये रिसर्चर की दौड़ होती है, ये रिसर्चर की हाथ में होता है सारा कुछ कि उसने कैसे अपने पार्टिसिपेंट्स को अपने एतमाद में लेके रखना है और उनको अडहेरेंस और कंप्लायंस शो करवानी है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। वो कहते हैं जी हम पहले हफ्ते भी गए रक्शे का किराया लगा के, हम दूसरे हफ्ते भी जा रहे हैं, हम तीसरे हफ्ते भी जा रहे हैं, हमें फायदा तो कुछ हो नहीं रहा। अब साथ वाली गली के जो 4-5 लोग और जा रहे होंगे उस हॉस्पिटल के अंदर डायबिटिक क्लिनिक में नए एक्सपेरिमेंट के लिए, वो उनको भी खराब कर देंगे। तो उस 50 में से कितने ड्रॉप आउट हो गए जो कि प्री टेस्ट के अंदर आपके पास फॉलो अप के लिए आ रहे हैं, ठीक है। उन उन ड्रॉप आउट पार्टिसिपेंट्स का होना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर एट्रिशन कहलाता है। और इस एट्रिशन से बचने के लिए ही हम थोड़ा सा सैंपल साइज थोड़ा सा अपने एग्जैक्ट नंबर से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 50 आपका कैलकुलेटेड सैंपल है ना, तो आप 50 की बजाय 55 पार्टिसिपेंट को ऑप्ट करें कि अगर कुछ एक्सपेरिमेंट में से तजर्बे के दौरान कोई 5 लोग या 4 लोग या 3 लोग दिल बर्दाश्त होकर भाग भी जाते हैं, तो आपके टोटल सैंपल साइज के ऊपर उस चीज का इफेक्ट ना आए। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी। क्यों? आपने इतने पैसे लगा के एक नई मेडिसिन लॉन्च की है, प्री टेस्टिंग कर रहे हो, पोस्ट टेस्टिंग कर रहे हो, फॉलो अप के लिए बुला रहे हो, टाइम कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो हजार चीजें होती हैं।
तो एट द एंड अगर आपके तजर्बे के अंदर आपके पार्टिसिपेंट ही पूरे नहीं और आपका सैंपल साइज ही पूरा नहीं और आप जनरलाइजेशन ही नहीं कर सकते, आपकी इंटरनल वैलिडिटी तो खराब हुई इंटरनल वैलिडिटी की वजह से एक्सटर्नल वैलिडिटी भी खराब हुई। इंटरनल वैलिडिटी यही है ना कि एट्रिशन आना शुरू होगी, एट्रिशन आई तो आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी। हमारे तजर्बे का मकसद फौत हो जाता है, हमारा तजर्बा फौत हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, मिस वहां नेक्स्ट कर रहे हैं जरा है स्लाइड। ओके, सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अब सिलेक्शन, मैच्योरेशन यानी कि जब आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो मेच्योरली करना है और उनकी इंटरेक्शन को भी आपने मेच्योरली स्टडी करना है। इंटरेक्शन मींस मिक्सिंग और कंबाइनिंग ऑफ द सेपरेट एलिमेंट्स। इफ यू ड्रॉ ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स from one school to serve as the treatment group and the second group from the different schools to serve as a control, you could well find beyond the simple problem of selection difference are the two groups equivalent. A mixing of selection and maturation factors to compound the extraneous influence on your measurements. For example, if the two schools differ in the average age of their member, they may well respond to the treatment differently due to inherimental factor. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनहेरी मैच्योरेशनल फैक्टर। रैंडमली सिलेक्टिंग ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफाइंड पॉपुलेशन सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब सिलेक्शन, मैच्योरेशन, इंटरेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। एक स्कूल है, एक स्कूल से आपने एक ही एज के बच्चों का ग्रुप उठा लिया, मिसाल के तौर पे 100 बच्चे आपने उठा लिए, जिसमें से 50 को आपने डाल दिया कंट्रोल ग्रुप के अंदर और 50 को आपने डाल दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। अब वो ये कहता है कि आपने अपनी मर्जी के इक्विवेलेंट ग्रुप तो ले लिए हैं, लेकिन उनके अंदर आपने जो पार्टिसिपेंट है वो अपनी मर्जी के नहीं लेने, आपकी सिलेक्शन मैच्योर होनी चाहिए और उसकी जो मिक्सिंग है वो रैंडमाइजेशन की बेस पे होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सेक्शन सी से सारे के सारे बच्चे आपने ले लिए हैं उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप के अंदर और सेक्शन बी सी से आपने ले लिया सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। नहीं, होना ये चाहिए कि आपकी सिलेक्शन मेच्योर होनी चाहिए। आपने सेक्शन सी और सेक्शन बी दोनों से बच्चे उठाए, दोनों से बच्चों को उठा के आपने क्या किया, उनको आपस में मिक्सिंग कर दी। उनको कहना आपस में मिक्स हो जाओ। जब आपस में मिक्स हो जाओ, जब आपका डिफरेंस खत्म हो गया, आपको नहीं पता कि मिस्टर एक्स सेक्शन ए से है या मिस्टर वाई सेक्शन बी से है, देन आप रैंडमाइजेशन करो। देन आप उनको मिक्स करने के बाद कहो कि 25 बच्चे अपनी मर्जी के अलहदा हो जाए, 25 अलहदा हो जाए। ठीक है, उस टाइम पे जो सिलेक्शन आपकी होगी वो मैच्योरेशन मेच्योर होगी, इंटरेक्शन होगी आपके सब्जेक्ट की, मिक्सिंग होगी। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप पे आपने मिक्स कर दिया बच्चों को। अगर आप बाइस्ड रहोगे कि सेक्शन बी के बच्चे थोड़े मेच्योर हैं या वो सारे के सारे लड़के हैं या सेक्शन सी के बच्चियां थोड़ी सी मेच्योर है वो सारी की सारी लड़कियां, उनके अंदर मेरे एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट अच्छा शो हो सकता है ड्यू टू एज फैक्टर, इस तरह नहीं आपने करना। आपने फर्स्ट लेवल के अंदर उन दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद देन रैंडमाइजेशन करके आपने उनको सेपरेटली डिफरेंट स्ट्रेटा या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके देन आपने उनको एलोकेट करना है कि आप कंट्रोल ग्रुप से एंड आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से। ओके, नेक्स्ट बताएं मैडम। जॉन हेनरी इफेक्ट। जॉन हेनरी इफेक्ट एक लेजेंडरी स्टील ड्राइवन मैन था। इसने क्या किया कि इसने एक इफेक्ट अपना बताया कि इसने रेल रोड स्पाइक्स जो है, उसने कहा कि वो फास्टर और न्यूली इन्वेंटेड चीज है और वो स्टीम पाउडर मशीन ड्राइवर से ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो अगर तो उसने क्या किया, ही एक्सटेंडेड हिमसेल्फ सो मच इन ट्राइंग टू आउटसाइड द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दैट ही डाइड ऑफ द रप्चर्ड हार्ट, और इसी वजह से इस तजर्बे के दौरान वो मारा गया था। ठीक है, इफ सब्जेक्ट्स इन द कंट्रोल ग्रुप फाइंड आउट दे आर इन कंपटीशन विद दोज इन द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, दे टेंड टू वर्क हार्डर। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप दोनों कंपटीशन के अंदर है, तो तब हमारे रिजल्ट्स पे क्या असर होगा? ऑब्वियसली हमारे रिजल्ट्स कंपटीशन में आ जाएंगे और डिफरेंस जो होगा आपके बिटवीन कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ग्रुप वो कम हो जाएगा। मिनिमाइजिंग द परसीव्ड ट्रीटमेंट इफेक्ट। जब चीजों का पता चलना शुरू हो जाएगा कि दवाई नई का असर ज्यादा या कम का ज्यादा है मरीज को, तो ऑब्वियसली उसका जो हमें रिजल्ट, जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें पता नहीं चलेंगे। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट है आपके पास ट्रीटमेंट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं मिक्सिंग को। सिमिलर टू द जॉन हेनरी इफेक्ट इज ट्रीटमेंट डिफ्यूजन। इफ सब्जेक्ट इन द कंट्रोल ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट as very desirable,
they may try to find out what's being done. ठीक है, both the John Henry effect and the treatment diffusion can be controlled if experiment and control group are isolated. ठीक है, तो हमने ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को भाई लैदा लैदा रखना है, हमने उनको डिफ्यूज नहीं करना। अगर डिफ्यूज कर देंगे तो हमें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि पुरानी दवाई का क्या इफेक्ट आया है और नई का क्या आया है। सो इसमें वो यही कहता है कि जॉन हेनरी इफेक्ट में यही हमने उसने किया ना कि उसने दो चीजों को मिक्स कर दिया है। ठीक है, स्टीम ड्राइवर इंजन को भी और जो रोड रेल स्पाइक्स थी उनको उसने मिक्स कर दिया, यानी उसने कंट्रोल और ट्रीटमेंट को तो मिक्स कर दिया। तो नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट 0 होगा, जो हमें पता ही नहीं चलेगा। सो ट्राई टू आइसोलेट कंट्रोल ग्रुप फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। आगे मैडम, आगे है थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी कि जब आपने अपने तजर्बे को जनरलाइज करना है तो उससे थ्रेट्स क्या क्या आ सकते हैं। नंबर 3 उसने दिया है रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, आप टेस्टिंग नहीं कर पाते, जाहिर सी बात है, जब आप पॉपुलेशन के अंदर जनरलाइज ही नहीं कर सकेंगे, आप टेस्ट क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन, ट्रीटमेंट जो आपने नई बनाई है और जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, उनका आपस में ही कंफ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। टेस्टिंग एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन, टेस्ट जो आप लगा रहे हैं और सब्जेक्ट है वो आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। एंड मल्टीपल ट्रीटमेंट इफेक्ट, और एक से ज्यादा ट्रीटमेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। आगे मैडम, आगे है रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग, सब्जेक्ट इन योर सैंपल्स में रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मिसाल के तौर पे 25 चूहे हैं, 25 माइसिस हैं, तो आप उनको जो ट्रीटमेंट दे रहे हो एक्सपेरिमेंट के अंदर वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे। ठीक है, कहता है मेयरली बिकॉज दे आर बीइंग टेस्टेड, सिर्फ इस वजह से कि वो टेस्ट किए जा रहे हैं। सिंस द पॉपुलेशन एट द लार्ज इज नॉट टेस्टेड, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स मे बी ड्यू टू द टेस्टिंग प्रोसीजर रेदर देन द ट्रीटमेंट इटसेल्फ, दिस रिड्यूसेस जर्नलाइजेबिलिटी। ठीक है, वन टाइप ऑफ रिएक्टिव इफेक्ट इज प्री टेस्ट सेंसिटाइजेशन। वही बात आ जाती है कि टेस्ट करने से पहले, उसको फाइनल करने से पहले, जर्नलाइजेबिलिटी शो करने से पहले आपने उसका प्री टेस्ट करना है। प्री टेस्ट करके जो रिजल्ट आएंगे फिर आपने वो आगे शो करना है उसको। तो अनदर टाइप ऑफ रिएक्टिव इफेक्टिव पोस्ट टेस्ट सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने उसको सेंसिटाइज कर दिया, आपने उसको स्पेसिफिक कर दिया अब पोस्ट टेस्ट के लिए, अब वो चीज फाइनल हो गई है। पोस्ट टेस्ट कैन बी इन इटसेल्फ अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट हेल्प सब्जेक्ट्स टू पुल ऑल द पीस टुगेदर। Different results would be obtained if the treatment were given without a post test. While researcher must make measurements, care must be taken to measure treatment effect, not added to it when the post test. Pre-test and post-test both are very important. आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप दोनों को पहले प्री टेस्ट देना है, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के जरिए उसकी मेजरमेंट्स करनी है, मेजरमेंट्स करने के बाद आपने पोस्ट टेस्ट वाली फेज के अंदर एंटर होना है और उन दोनों की फाइंडिंग्स को अलग-अलग से मेजर करना है। और ये रिसर्चर का काम है, वो कह रहा है सब्जेक्ट का काम नहीं है। मिस आगे कर दे। ट्रीटमेंट एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन, सब्जेक्ट क्या है? इन अ सिंपल मे रिएक्ट टू द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इन वेज दैट आर हार्ड टू प्रिडिक्ट। बाजुकात जिस जानदार के ऊपर आप ट्रीटमेंट लगा रहे होते हैं उसकी इंटरेक्शन शुरू हो जाती है मेडिसिन की, उसके साथ उसकी बॉडी करना शुरू हो जाती है। तो दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू जनरलाइज द फाइंडिंग आउटसाइड द एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ। इफ देयर इज अ सिस्टमैटिक बायस इन अ सैंपल देन ट्रीटमेंट इफेक्ट्स मे बी डिफरेंट व्हेन अप्लाइड टू द डिफरेंट सैंपल। अब अगर आप एक नया तजर्बा करना जा रहे हो और उस माइस की बॉडी के अंदर हमारी दवाई की वजह से कोई रिएक्शन शुरू हो गया, ट्रीटमेंट का सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन शुरू हो गया, तो आप क्या उसको सारी पॉपुलेशन के लिए जर्नलाइज कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। क्या आप उसको ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर लॉन्च कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इंटरेक्शन शुरू हो गया सब्जेक्ट और ट्रीटमेंट का। मैडम आगे, सो बी केयरफुल, आपने इंटरेक्ट नहीं होने देना। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, इसको अच्छी तरह से पढ़े। इससे रिगार्डिंग कोई भी कोई कंफ्यूजन है तो हम इसको दोबारा से कर लेंगे। जो भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप इसको करके रखें, और इससे रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, वो असाइनमेंट आपने करके रखनी है। एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे इसके पॉइंट्स जो है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, टेस्टिंग है, पोस्ट टेस्टिंग है, प्री टेस्टिंग है, सब्जेक्ट इंटरेक्शन है, रैंडमाइजेशन है, ये सारे के सारे आपने पॉइंट्स अपने माइंड में क्लियर करने हैं। और क्लियर करने के बाद इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है, जब आप वो असाइनमेंट करेंगे आपको फिर चीजें फर्दर क्लियर होंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या है।
ग्रुप में नहीं, जो आपका शालामार का जो है लिंक बना हुआ है वो वहीं पे होगी, ग्रुप में नहीं होगी। आप वहां शालामार के लिंक से लेना, वहां पे हर लेक्चर, आपकी हर असाइनमेंट वहां पे मौजूद है। तो आप वहां से क्यों नहीं उठाती हैं? वहां से उठाएं इन चीजों को, जब वहां पे हर चीज मेंशन है, आपका टू द पॉइंट है और अप टू द मार्क है। थैंक यू वेरी मच क्लास। क्या हुआ? ये ले मिस महा, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आप ना हो तो हम तो कुछ भी नहीं है। ये ले। ये ले। क्या? कितना अच्छा बोल रही है जिंदगी में ना। हाँ जी, मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंट लोग अच्छे लगते हैं, कॉन्फिडेंट बस। इतने कॉन्फिडेंस से बोलना, पता है इसको, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ। उनको कभी बोलते हुए देखो ना, हालांकि वो इतना अच्छा बोलती है हमेशा नहीं, मतलब उनकी फ्लुएंसी इतनी अच्छी है, लेकिन जब वो बोल रही होंगी ना, ऐसे बिल्ली बोल रही होती है। मैं कैसा बोलती हूँ? बताया